हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम सब एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल देखेंगे कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल किस तरह से डिफरेंट है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस है जो हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस आता है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हैं वो कैसा दिखता है। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग तो थ्योरेटिकली पढ़े हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, वो किस तरह से था अगर आपको याद हो। ये तो अपना एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, दिस इज़ अवर एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। बट जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़े हैं वो क्या था, वो ये था कि उसमें हम लोग 3 कंडीशन देखे थे, एक सुपर हीट कंडीशन, एक ड्राई कंडीशन और एक वेट कंडीशन। अगर हम लोग उसका डायग्राम का बात करेंगे तो एक ये डायग्राम होता है, ये इवोपरेटर लाइन दिखाता है। अगर हम लोग को सुपर हीट रीजन बनाना होगा तो सुपर हीट रीजन में वो सुपर हीट होता है, फिर जा कर के वो कूल्ड होकर के यहाँ पे आएगा अपना कंडेंसर, और फिर यहाँ से वो हम लोग एक्सपेंशन, इस तरह से हम लोग का कर्व बनता था। और अगर ड्राई रीजन होगा तो अगर वो ड्राई रीजन होता था तो उस टाइम क्या करते थे कि ये जो लाइन जाता था वो लाइन को पूरा नहीं यहीं तक टच करते थे, अपना वेपर लाइन तक टच करने के बाद फिर यहाँ से इस तरह ले गए और फिर यहाँ से इस तरह से ले आए। तो ये अपना ड्राई रीजन में था। वेट रीजन में क्या करते हैं कि ये जो वेपर लाइन है वो वेपर लाइन को टच ही नहीं करना होता है, तो यही अपना प्रोसेस होता है। लेकिन आज किस तरह से जो एक्चुअल हम लोग का कर्व होता है, जो एक्चुअल हम लोग को मिलता है और जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। तो सबसे पहला जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि जैसे जहाँ पे हम लोग का सक्शन हो रहा है, जैसे हम लोगों का जो सक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सक्शन बोल रहा हूँ मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो एक्सपेंशन मतलब ये कौन सा प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे। और वो यहाँ से ही इसी कॉर्नर से ये बिल्कुल इस तरह से कर्व हो जाना चाहिए, इसके पैरेलल 11 से लेके 1 तक के पैरेलल यहीं से हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ये एक्सपेंशन जो है ना वो एक्सपेंशन सब कूल्ड होने के बाद होगा, सब कूल्ड होने के बाद होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन यहीं से हो जाता था वो एक्सपेंशन यहाँ से नहीं होगा, वो पहले कुछ सब कूल्ड होगा उसके बाद एक्सपेंशन होगा, उसके बाद एक्सपेंशन होगा। तो ये पहला चीज़ बोला कि पहले कुछ सब कूल्ड रीजन होगा उसके बाद ही एक्सपेंशन होगा। दूसरा बोलता है क्या कि जो हम लोग का यहाँ पे सुपर हीट जब कंप्रेसर होता है तो जब यहाँ इवोपरेटर से निकलता है अपना रिफ्रिजरेंट तो वो सुपर हीट हो जाता है। 2 से 3 जो है ये क्या है, सुपर हीटेड रीजन है, तो ये सुपर हीट हो जाता है, ठीक है, सुपर हीट हो जाता है ना। तो ये मेरा हो गया पहला पॉइंट कि यहाँ पे सब कूल्ड हो जाता है जब उसको एक्सपेंशन होना होता है, और जब उसको कंप्रेस होना होता है तो उससे पहले ही वो सब सुपर हीट हो जाता है, उससे पहले ही वो सुपर हीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग को जो समझना है वो ये है कि जो अपना इस कंप्रेसर में जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है 5 से लेके 6 तक हो रहा है, तो ये जो कंप्रेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं कि वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। बट यहाँ जो 5 से 6 अगर कर्व बनाया हो और अगर आपको कर्व बनाने आता है तो आपको पता चल रहा होगा कि 5 to 6 ना तो ना तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ना तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, ना तो एडियाबेटिक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का कर्व है वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये मतलब एक अलग टाइप का ही कर्व मिलेगा जो कि न तो आइसेंट्रोपिक होगा न तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा। ओके, तो दिस इज अवर सेकेंड डिफरेंस कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस है। थर्ड वन ये बोलता है कि जो कंप्रेसर है अपना, कंप्रेसर में हम लोग जानते हैं कि उसमें ना तो हीट का एडिशन होगा ना तो हीट का रिजेक्शन होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ना तो हीट का एडिशन ना तो हीट का रिजेक्शन। एक्चुअली होता क्या है, जो रिफ्रिजरेंट मेरा यहाँ से इवोपरेटर से अंदर की ओर आता है, इसका जो कंप्रेसर का जो बॉडी होगा, वॉल होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ये रिफ्रिजरेंट जो अंदर की ओर जा रहा है। जो रिफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर की ओर जाएगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसका, वॉल का। समझ आ रहा है। तो ये वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है इस रिफ्रिजरेंट से, और जो कंप्रेस होने के बाद जो यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है उसके कंपेयर में इस वॉल का टेम्परेचर कम है, क्योंकि कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेस होने के बाद जब रिफ्रिजरेंट यहाँ से निकलता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल। इसका मतलब है कि वॉल का टेम्परेचर जो है वो बीच में है ये एग्जॉस्ट रिफ्रिजरेंट और सक्शन रिफ्रिजरेंट से।
सक्शन रेफ्रिजरेंट से और एग्जॉस्ट रेफ्रिजरेंट के दोनों के बीच में है किसका टेम्परेचर, वॉल का टेम्परेचर। तो इसीलिए जब ये रेफ्रिजरेंट अंदर की ओर जाता है तो ये क्या करेगा, वॉल अपना हीट इसको दे देगा, और जो हीट यहाँ जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकल रहा होगा उससे हीट वापस ले लेगा। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, इसीलिए बोला जाता है कि इसमें ना तो हीट एडिशन होगा ना तो हीट निकलेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो बोलता है कि जो कंप्रेसर में जो सक्शन होगा बल्ब होगा, सक्शन बल्ब, और जो एग्जॉस्ट बल्ब होगा, इन दोनों का काम कैसे करेगा दोनों। यहाँ कोई स्विच या कोई बटन तो है नहीं कि दोनों काम करे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कि प्रेशर डिफरेंस की मदद से यहाँ पे बल्ब, सक्शन बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब खुलता और बंद होता है। जैसे कि जब हमको सक्शन बल्ब खोलना होगा तो क्या करेंगे कि ये जो कंप्रेसर के अंदर का जो सक्शन प्रेशर होगा, जब यहाँ कोई कंप्रेस करना होगा, कंप्रेसर का जो सक्शन प्रेशर होगा वो अगर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए अंदर का प्रेशर एज कम्पेयर टू इवोपरेटर प्रेशर के कंपेयर में यहाँ का प्रेशर, कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर कम हो जाए तो ये क्या होगा, बल्ब खुल जाएगा और लिक्विड रिफ्रिजरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण सक्शन हुआ, और जो एग्जॉस्ट होगा वो भी किसके कारण होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। मतलब जब हमको यहाँ एग्जॉस्ट कराना है तो जो यहाँ का प्रेशर होगा अगर वो कम हो जाए, है ना, वो कम हो जाए कहाँ के कंपेयर में, तो कंप्रेस होने के बाद का एग्जॉस्ट प्रेशर के कंपेयर में अगर यहाँ कम हो जाए तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आराम से रिफ्रिजरेंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रिजरेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, अगर यहाँ अंदर में सक्शन प्रेशर कम करेंगे तो ये बल्ब खुल जाएगा, सक्शन बल्ब, और यहाँ इवोपरेटर से रिफ्रिजरेंट अंदर की ओर आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ का प्रेशर कम कर देंगे तो यहाँ के कंपेयर में, है ना, एग्जॉस्ट प्रेशर के कंपेयर में कंप्रेसर का, तो यहाँ का बल्ब खुल जाएगा, एग्जॉस्ट बल्ब, और वो बाहर निकल जाएगा। तो होप आप समझ गए होंगे। अब जो लास्ट एक और पॉइंट है वो ये है कि हम लोग जहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सपोज कर रहे हैं, जैसे हम लोग 6 to 7 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सपोज कर रहे हैं, 4 से 5 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सपोज कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ 9 से 10 दिस इज़ अवर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर 1 से 2 यहाँ भी अपना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सपोज किया जाता है। तो ये सब जो कांस्टेंट हीट एडिशन, हीट जो भी है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, सबको हम कांस्टेंट प्रेशर जो मानते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये पूरा कांस्टेंट प्रेशर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितना लंबा पाइप यूज़ कीजिएगा कनेक्शन के लिए, जितना लंबा पाइप यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, तो ब्लैक कलर का बहुत सारा पाइप लगाया हुआ रहता है पीछे साइड में। तो वो सब जो पाइप है, जो नीचे में अगर आप देखिएगा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद में जो पाइप्स लगाया हुआ है, वो सब इतना जो लंबा पाइप रहता है वो सब क्या रहता है, वो सब रहता है प्रेशर ड्रॉप कराने के लिए, वो सब प्रेशर ड्रॉप करा देता है। हम सपोज करते हैं कि प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, बट वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, प्रेशर जितना पाइप हम लोग लंबा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंस है जिसको समझना है आपको। पहला डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है उससे पहले सब कूल्ड हो गया, और यहाँ पे स्विच कंप्रेसर में जब इवोपरेटर से निकल के कंप्रेसर की ओर जब बढ़ता है उस टाइम अपने आप ही पहले सुपर हीट हो चुका होता है। पहला पॉइंट में ये हो गया। उसके बाद बोला कि जो सक्शन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस जो होता है, ये कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक या पॉलीट्रोपिक नहीं होता है, ये उन दोनों के बीच का पोर्शन है, ये एक दूसरा ही रीजन बनाता है। उसके बाद बोला कि जो हीट सक्शन बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब जो ओपन और क्लोज हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है, और अगर सक्शन प्रेशर को कम रखेंगे कंप्रेसर का तब जाके सक्शन बल्ब खुलेगा, और जब इसका प्रेशर ज़्यादा रखेंगे एज़ कंपेयर टू कंडेंसर तब जाके एग्जॉस्ट बल्ब खुलेगा। उसके बाद जो था थर्ड पॉइंट की, जो हम लोग सपोज करते हैं कि हीट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या कंप्रेसर में, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम अटेन क्योंकि वॉल का जो टेम्परेचर है वो किस तरह होता है, सक्शन प्रेशर सक्शन रिफ्रिजरेंट से ज़्यादा होता है और एग्जॉस्ट रिफ्रिजरेंट से कम होता है। फिफ्थ पॉइंट ये बताता है कि प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है वो प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर सपोज कर रहे हैं वो पूरी तरह से कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो पाता। ओके, तो दिस इज़ द पॉइंट।
अब हम लोग देखते हैं हर एक प्रोसेस के बारे में। जैसे यहाँ 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3, ये जो 1 2 3 जो प्रोसेस है, दिस इज अवर इवोपरेटर प्रोसेस, यही अपना इवोपरेटर प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ 1 से लेके 2 जो होगा, यहाँ पे क्या करेगा कि वो लेटेंट हीट को लेगा। ठीक है, लेटेंट हीट, रिफ्रिजरेंट का जो लेटेंट हीट होगा उतना ही यहाँ पे हीट को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से चला जाएगा। फिर 2 से 3 ये सब सुपर हीट रीजन होगा, सुपर हीट रीजन। उसके बाद 3 से 4 में आप देखिएगा, हम बताए थे कि भल्व का ओपनिंग और क्लोज होता है। तो ओपन अगर भल्व मेरा खुलेगा, जब यहाँ पे इवोपरेटर से निकल करके जब वो यहाँ पे आकर के वो मतलब कंप्रेसर की ओर बढ़ेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, एक छोटा सा थ्रॉटलिंग प्रोसेस देगा जहाँ एक भल्व से निकल करके किसी दूसरे डिवाइस में अगर घुसना चाहेगा तो उस टाइम एक छोटा सा स्लाइट वेरिएशन होगा उसका प्रेशर टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 से 4 वही बता रहा है। अब फिर जैसे ही वो कंप्रेसर में घुस गया, तो ऐसा थोड़ी है कि कंप्रेसर में घुसने के बाद सडन उसमें कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होता है। तो ये 4 से 5 यही होता है कि वो जिस प्रेशर में अंदर गया वो उसी प्रेशर को पहले कुछ देर मेंटेन करेगा, उसके बाद उसमें जब कंप्रेशन स्टार्ट हो गया तब जाके उसका प्रेशर राइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तब जाके उसमें प्रेशर राइज होना स्टार्ट होगा और 5 to 6 जाके प्रेशर राइज हो जाएगा, जो ना तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा ना तो पॉलीट्रोपिक, बट थ्योरेटिकली वी एज्यूम इट इज़ अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, फिर 5 जैसे ही कंप्रेस होने के बाद प्रेशर अटेन हो गया, वैसे ही सडन उसमें भी क्या होगा कि सडन भल्व भी मेरा खुलेगा नहीं और सडन जाएगा भी नहीं। तो इसीलिए वो क्या किया जाता है, प्रेशर को कुछ समय के लिए मेंटेन किया जाता है। और 6 से 7 वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस सपोज किया जाता है, जहाँ पे वो प्रेशर को मेंटेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 7 to 8 होगा, यहाँ पे अपना जो कंप्रेसर का जो एग्जॉस्ट बल्ब है वो खुलेगा और 7 to 8 में एग्जॉस्ट बल्ब खुल जाएगा और अपना रिफ्रिजरेंट बाहर की ओर निकलेगा। फिर जैसे ही वो बाहर की ओर निकल करके कहाँ पे घुसेगा, वो घुसेगा कंडेंसर में, जहाँ पे वो अपना हीट को लूज करेगा और वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा। तो चूंकि वो सुपर हीट हो चुका है रिफ्रिजरेंट, तो 8 to 9 जो प्रोसेस है वो 8 to 9 प्रोसेस क्या देगा, ये पहले सुपर हीट, जितना भी सुपर हीट हम किए हैं, जो टेम्परेचर राइज कराने के लिए, सुपर हीट करने के लिए जो हीट दिए हैं, वो हीट को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा। वो हीट निकल गया, उसके बाद 9 से 10 जो होगा, वो 9 से 10 क्या होगा, 9 से 10 जो होगा ये यहाँ पर जो होगा ये अपना कंडेंसर प्रोसेस होगा, जहाँ पे वो अपना लेटेंट हीट को एक्सेप्ट करेगा, लेटेंट हीट को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अपना लेटेंट हीट को बाहर निकाल देगा, जो भी अपना फेज चेंज होगा यहाँ पे 9 to 10 फेज चेंज होगा। फिर जैसे ही 10 पॉइंट पर पहुँचेंगे, 10 से 11 क्या होगा, 10 से 11 अपना उसको ठंडा करने के लिए जो मतलब सब कूल्ड किया जाता है, वो सब कूल्ड होगा, मतलब सब कूल्ड हो जाएगा। 10 to 11 सब कूल्ड रीजन रिप्रेजेंट करेगा 10 to 11। फिर अगेन हम लोग का 11 से 1 अपना ये एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। होप आपको दोनों समझ गया होगा, हर एक प्रोसेस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रहा है, सुपर हीट रीजन, यहाँ लेटेंट हीट एक्सेप्ट होगा, 3 से 4 भल्व का ओपनिंग होगा और ये कंप्रेसर की ओर घुस जाएगा। 4 to 5 कुछ देर के लिए वो प्रेशर मेंटेन रहेगा, 5 to 6 कंप्रेस होगा, 6 to 7 प्रेशर मेंटेन होगा, 7 to 8 फिर एग्जॉस्ट बल्ब खुलेगा, 8 to 9 सुपर हीट को बाहर निकाल देगा, 9 to 10 फेज चेंज होगा, 10 to 11 सब कूल्ड होगा, फिर 11 से 1 फिर रिपीट अपना एक्सपेंशन होकर के 1 में पहुंच जाएंगे। होप आप समझ गए होंगे। जो भी मैंने समझाया है उसको यहाँ एक एक करके पॉइंट में बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और पढ़िए। ओके, ज़्यादा थ्योरी के पीछे ना जाइए, समझिए, इसको अपना लैंग्वेज में ट्राई कीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, जो भी समझाया है बस वही चीज़ है, बस आपको समझने का ज़रूरत है।